नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। शर्त ये है कि इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैंने 7 अगस्त, 8 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त और 13 अगस्त और 14 अगस्त के सभी शिफ्ट के, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों को अच्छे व्याख्या के साथ पूरे शिफ्ट के प्रश्न लिए हैं। 600 से अधिक प्रश्न हैं इस वीडियो में। अच्छे से देखना, भले वीडियो को 2x स्पीड में लगा के देखो, लेकिन अच्छे से देखना। ये आपके एग्ज़ाम में आराम से 20 से 25 नंबर आराम से बढ़ा देगा, क्योंकि इसमें इतने एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, इतना एक्सप्लेन की हुई चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में एक रामबाण की तरह काम करेगी। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना, बहुत हेल्प करेगा आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिजोरम में प्रमुख रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, ये पूछा गया था थर्ड शिफ्ट के प्रश्न में। विच लैंग्वेज इज प्राइमरीली स्पोकन इन मिजोरम। ठीक है, देखेंगे मिजो जो की है, ऑप्शन नंबर जो कि बी है यहाँ पास सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, मिजोरम की प्रमुख भाषा मिजो है। हालांकि अंग्रेजी और हिंदी भी आधिकारिक कार्यों में उपयोग की जाती है। यह प्रश्न राजनीतिक, सांस्कृतिक और भाषाई राज्य से संबंधित है, मतलब इसमें याद रखें कि मिजो भाषा बोली जाती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न था, किसी जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। सबको पता है, वो इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम जो कि होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जिला कलेक्टर या जिला अधिकारी जिले के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो कानून व्यवस्था, राजस्व और विकास कार्यों का प्रबंधन करते हैं। अगला प्रश्न ये देखिए, 2025 में खेलो इंडिया गेम्स कहाँ आयोजित हुआ था, पूछा गया था। वेयर वर द खेलो इंडिया गेम हेल्ड इन 2025। याद रखेंगे कहाँ हुआ था, ये बिहार में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं खेलो इंडिया जो कि गेम है 2025 में बिहार में आयोजित हुआ था। 4 से 15 मई तक बिहार के कई शहरों में ये गेम्स हुए थे। 4 से 15 मई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखेंगे, क्या पता पूछ लेगा। ये देख सकते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 का मुख्य उद्देश्य क्या था। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये पक्का आपके एग्जाम में पूछेगा, मैं पहले बताया था आपको। देखिए, तो यहाँ पास मैं सीधा आंसर पे चलता हूँ। आपातकाल की शक्तियों को सीमित करना था, लिमिट इमरजेंसी पावर। व्याख्या देख सकते हैं, 44वें संविधान संशोधन ने आपातकालीन शक्तियों में संशोधन किया और नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए प्रावधान जोड़े। ठीक है, चलो ये देख सकते हैं, संविधान का अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है, पूछा गया था। आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डील्स विथ, किससे संबंधित है, पूछा गया था। धन विधेयक से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, अनुच्छेद 110 धन विधेयक मनी बिल की परिभाषा देता है, जिसमें केवल संसद के वित्तीय मामलों से जुड़े प्रावधान होते हैं। अगला प्रश्न, मलेरिया का सबसे घातक प्रकार किस प्लाज्मोडियम प्रजाति से होता है। विच प्लाज्मोडियम स्पेसिफिक कॉज द डेडलिस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया। तो याद रखेंगे, यहाँ पर सीधा आंसर पे चलता हूँ। पी फैल्सीपेरम मलेरिया का सबसे गंभीर और घातक पैदा करता है, जो समय पर इलाज न करने से जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है, चलो ये देख सकते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। 131। याद रखेंगे, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहाँ पास। 2024 में भारत की रैंक 129 थी, जो 2025 में सुधार होकर 131 हो गई। यह लिंग समानता की प्रगति को दर्शाता है। तो बढ़िया है भाई, याद रखेंगे इस चीज़ को। अगला है, सलाल बांध कहाँ स्थित है। तो ये देखिए, वेयर इज द सलाल डैम लोकेटेड, पूछा गया। जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर सीधा आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, सलाल बांध चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं, भारत और मिस्र के बीच 2025 में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ। विच मिलिट्री एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड जो मिस्र है इसके बीच। ठीक है, ये देख सकते हैं, साइक्लोन 3 अभ्यास हुआ था 2025 में नामक एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास हुआ था। यह अभ्यास 10 से 23 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। 10 से 23 फरवरी तक। ठीक है, ये पूछा गया था, कैबिनेट और मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मुख्य अंतर क्या है।
व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये पूछा गया था। देखिए, मंत्रिपरिषद एक औपचारिक संस्था है जबकि मंत्रिमंडल एक अनौपचारिक संस्था है। मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है और सभी प्रकार के मंत्री इसमें शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है जिसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। वेयर वॉज द बीमस्टेक समिट 2025 हेल्ड, ये पूछा गया था कि 2025 का जो बीमस्टेक शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हुआ था। बहुत ही सिंपल प्रश्न था और मैंने आपको बताया था ये कि देख सकते हैं 2025 का बीमस्टेक शिखर सम्मेलन विशाखापट्टनम भारत में आयोजित हुआ था। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। देखिए यहाँ पास मैंने आपको 3 चीज़ें कवर करा दी है। कहाँ आयोजित हुआ था, विशाखापट्टनम भारत में। इसका मुख्यालय कहाँ है, ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है, इंग्लिश में देख सकते हैं द बीमस्टेक समिट 2025 वॉज हेल्ड इन विशाखापट्टनम इंडिया। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन ढाका बांग्लादेश। क्लियर है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ज्वाइन करके रखना तभी मिलेगा। ठीक है। विच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी डज हेमा मालिनी रिप्रेजेंट, हेमा मालिनी किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। पूछा गया प्रश्न है। हेमा मालिनी मथुरा, जो कि है उत्तर प्रदेश, मथुरा से, मथुरा लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करती है, मथुरा उत्तर प्रदेश। ठीक है। हेमा मालिनी रिप्रेजेंट द मथुरा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये पूछा गया था नेम द वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया दैट ओरिजिनेट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से निकलने वाली भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ के नाम बताओ। तो देखिएंगे, नर्मदा तापी नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। कौन सा, नर्मदा और ताप्ती। तो यहाँ पर देख सकते हैं द नर्मदा एंड तापी रिवर ओरिजिनेट इन मध्य प्रदेश एंड फ्लो वेस्टवर्ड। क्लियर है यहाँ पास। तो इसमें आप एक्स्ट्रा याद रखेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक। ये देखेंगे वेयर वॉज द 2025 एशियन विंटर ओलंपिक हेल्ड। 2025 एशियन विंटर ओलंपिक हेल्ड कहाँ आयोजित हुआ था, ये पूछा गया था। भाई देखिए 2025 में जो कि है एशियन विंटर ओलंपिक हर्बिन चीन में आयोजित हुआ था, और हर्बिन चीन में आयोजित हुआ था। यह दूसरी बार था जब हर्बिन ने इस खेलों की मेजबानी की थी। किसने की थी, हर्बिन ने की थी। द 2025 एशियन विंटर ओलंपिक वर हेल्ड इन हर्बिन चाइना। इट वॉज द सेकेंड टाइम हर्बिन होस्टेड द गेम। क्लियर है। चलो, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल रिलेट टू म्युनिसिपैलिटीज। कई बार पूछता है यार ये प्रश्न। नगर पालिकाओं से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, ये पूछा गया है। ठीक है। क्या लगाओगे इसका आंसर, नगर पालिकाओं से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पी है। इंग्लिश में देख सकते हैं आर्टिकल 243 पी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है। मैं कोई फालतू की बकवास नहीं करूंगा, जो पूछा गया है वही बताऊंगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आपको 100% एक्यूरेट जो पूछा गया है वही बताया जाएगा। ठीक है। ये पूछा गया था विच प्लान वाज नो एज द सेकेंड 5-year प्लान इन इंडिया। मतलब भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस नाम से जानी जाती है, ये पूछा गया था। सिंपल है यार, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक हुई थी। महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। 100 बार बताया हूँ मैं आपको इसमें। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-1961 को महालनोबिस मॉडल पर आधारित औद्योगिक विकास योजना है, जिसमें भारी उद्योग और मशीन निर्माण पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर द सेकेंड 5-year प्लान 1956 से 1961 वॉज बेस्ड ऑन द महालनोबिस मॉडल फोकसिंग ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एंड मशीन बिल्डिंग। क्लियर है। चलो, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 72। ये पूछा गया था भाई 72 के लिए विभाजकता का नियम क्या है। तो हम क्या करेंगे, 8 नियम 72, तो उन दोनों से कटना चाहिए। ठीक है। तो इतना तो आपको पता है, गणित वाले हो आप, है ना। चलिए, वेयर एंड व्हेन वॉज द प्रार्थना समाज फाउंडेड। ये पक्का पूछता है यार। प्रार्थना समाज, आर्य समाज, है ना। और एक कौन सा समाज है, ये सभी पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है। तो देखेंगे भाई, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज जो कि यहाँ पर पूछा गया आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने की थी 1800
1967 में की थी। 1867 में मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे और इसमें महादेव गोविंद रानड़े का भी योगदान था। ठीक है, आंसर में इंग्लिश में देख सकते हैं द प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड इन 1867 इन मुंबई बाय आत्माराम पांडुरंग विथ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम महादेव गोविंद रानड़े। ठीक है, चलो पहला पूछा गया था पंचायत चुनाव में प्रत्याशी की न्यूनतम आयु क्या होती है। इसमें हम तीनों को देखेंगे। देखिए, पंचायत चुनाव में जब मिनिमम एज फॉर अ पंचायत इलेक्शन कैंडिडेट इज पूछा गया है, जो मिनिमम एज रहेगा वो रहेगा आपका 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष रहेगा। भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु जो कि 21 वर्ष तय की गई है। यह आयु सीमा उम्मीदवार की परिपक्वता स्तर और प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाने की क्षमता को सुनिश्चित करती है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पास इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप, है ना, क्योंकि मेरे पास अभी उतना ज़्यादा समय नहीं है इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आप पढ़ सकते हैं वॉच करके। ठीक है, चलिए अगला देख सकते हैं राज्य विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखेंगे आपकी मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इस कितना है। विधानसभा के सदस्य बनने का जो न्यूनतम एज है वो 25 वर्ष है। ठीक है, 25 वर्ष याद रखेंगे। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। यह आयु सीमा अधिक परिपक्वता और राजनीतिक अनुभव की आवश्यकता को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया इज 25 ईयर। दिस रिक्वायरमेंट रिफ्लेक्ट्स द नीड फॉर ग्रेटर मैच्योरिटी एंड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब एक और इसमें याद रखेंगे कि राज्य विधान परिषद, अब विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु रहेगी मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या रखेंगे 30 वर्ष। मिनिमम एज रहेगी 30 वर्ष। पूरा मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ, यहाँ पास तीनों चीज़ें रहेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में पूछेगा, याद रखेंगे। ठीक है, विधान परिषद में सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है क्योंकि यह पद उच्च स्तर की नीतिगत समझ और प्रशासनिक अनुभव मांगता है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। क्लियर है, ये तीनों चीज़ें कवर कर दिया मैंने। पूछेगा तो पक्का बता देना। ये देखिए 2025 इंडिया सिटीजन सिक्योरिटी मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास कितने जिलों में आयोजित किया गया। ऑपरेशन अभ्यास की बात करेगा हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वाज द 2025 इंडिया सिटीजन सिक्योरिटी मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास कंडक्टेड। टोटल 244 जिलों में टोटल 244 जिलों में यहाँ पर देख सकते हैं आप आयोजित किया गया था 244 डिस्ट्रिक्ट में। यह मॉक ड्रिल देश में सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारी को परखने के लिए आयोजित की जाती है जिसमें 244 जिलों में विभिन्न एजेंसियों ने भाग लिया। इंग्लिश में भी देख सकते हैं दिस मॉक ड्रिल वॉज कंडक्टेड टू टेस्ट द प्रिपेयर्डनेस फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वॉल्विंग एजेंसी अक्रॉस 244 डिस्ट्रिक्ट्स। क्लियर है। भारत में सबसे बड़े कोयले भंडार वाला राज्य कौन सा है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन इंडिया। कौन सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व करता है, बोलता है, याद रखेंगे झारखंड। झारखंड याद रखेंगे। भारत में कुल कोयला भंडार का लगभग 26% झारखंड में है जो देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंग्लिश में देख सकते हैं झारखंड होल्ड अबाउट 26% ऑफ इंडिया टोटल कोल्स रिजर्व्स मेकिंग इट विटल फॉर द कंट्री एनर्जी सिक्योरिटी। ये देखेंगे 2023-24 में कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, पूछा गया था। विच स्टेट लीड इन कोल प्रोडक्शन इन 23-24। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ जो कि है। छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन के लिए बेहतर खनन अवसंरचना और औद्योगिक गतिविधियां हैं जिसके कारण यह उत्पादन में शीर्ष पर है। ये देख सकते हैं आप। ठीक है, छत्तीसगढ़ लीड इन कोल प्रोडक्शन ड्यू टू इट्स एडवांस्ड माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल में आपको पूरा एनालिसिस कराऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पीडीएफ जो कि है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एक साथ सभी शिफ्ट का मैं डाल दूंगा। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की, पूछा गया था। विच स्टेट होस्टेड द खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। याद रखेंगे बिहार। क्या याद रखेंगे? बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार में हुआ जो देश में खेलों के विकेंद्रीकरण और नई प्रतिभाओं को अवसर देने का प्रतीक है। बिहार होस्टेड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 सिम्बॉलिजिंग द डिस्ट्रेंसलेशन ऑफ स्पोर्ट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इमर्जिंग टैलेंट। ठीक है, ये पूछा गया था भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है और कितने राज्यों से लगती है। एक्स्ट्रा फैक्ट में याद भी रखेंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडिया नेपाल बॉर्डर एंड हाउ मेनी स्टेट शेयर इट। याद रखेंगे 1751 किलोमीटर और 5 राज्य को क्या करती है,
सीमा शेयर करती है, ठीक है, 1751 किलोमीटर। देख सकते हैं व्याख्या, अच्छे से याद रखेंगे, गलत नहीं करना भैया। भारत नेपाल सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है और यह उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से लगती है। द इंडिया नेपाल बॉर्डर इज 751 किलोमीटर लॉन्ग एंड रन थ्रू 5 स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। क्लियर है। ये पूछा गया था भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के शक्तियों का विभाजन किन भागों में वर्णित है? इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट डिस्क्रिप्टेड? पूछा गया था, डिस्क्राइब्ड पूछा गया था। क्या रखेंगे? भाग 11 में स्थित है, भाग 11 और 12 में, पार्ट 11 एंड 12 में ये बात वर्णित है। ठीक है, यहाँ पास व्याख्या देख सकते हैं। भाग 11 में विधायी और कार्यपालिका शक्तियों का विभाजन है, जबकि भाग 12 में वित्तीय संबंधों का विवरण है। ठीक है, पार्ट 11 कवरेज लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव पावर, वाइल पार्ट 12 आउटलाइन फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इंग्लिश में भी अच्छे से याद रखेगा ताकि आपको क्या है, इंग्लिश हिंदी दोनों में समझ आए। भारतीय संविधान में सेकुलर शब्द की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पूछा गया था विच अमेंडमेंट एडेड द टर्म सेकुलर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसी को मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। याद में रखेंगे, 50 बार बता चुका हूँ इस चीज़ें को मैं। व्याख्या देख सकते हैं 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन में सेकुलर शब्द जो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की गारंटी देता है। द टर्म सेकुलर वॉज एडेड टू द preamble by the 42 amendment in 1976 ensuring equal treatment for all region। पूछा गया था द फुल फॉर्म ऑफ द उदय स्कीम यानी कि UDAI योजना का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, याद रखेंगे, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ें ऑप्शन में लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे इसका ऑप्शन? यहाँ पर देख सकते हैं उज्ज्वल डिस्कम अश्योरेंस योजना, ये जो कि था इसका फुल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पास मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उदय जो कि योजना है वर्ष 2015 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय और परिचालन स्थिति को सुधारना था ताकि बिजली की हानि कम हो सके और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार हो। ये था आपका जो कि उदय योजना था। ठीक है ना, देखिए यहाँ पास इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ। अब वीडियो को पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं आप, इंग्लिश वाले हो गए तो। ठीक है, चलिए, ये प्रश्न पूछा गया था इन विच ईयर वॉज द उदय स्कीम। ये मतलब इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है ना, ये मैं आप एक्स्ट्रा फैक्ट में करा रहा हूँ इसको। तो ये योजना जो कि है 2015 में शुरू हुआ था, अभी मैंने बताया था आपको, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये अगला प्रश्न पूछा गया था आर्टिकल 243S, ये जो कि है आर्टिकल 243S ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, किससे संबंधित है? पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243S किससे संबंधित है? ये पूछा गया था। क्या याद रखोगे यहाँ पास, जो कि है आपका वार्ड कमिटी इन अर्बन लोकल बॉडीज, है ना। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप कि अनुच्छेद 243S नगर निकायों में वार्ड समितियों के गठन और संरचना से संबंधित है। किससे संबंधित है? वार्ड समितियों के गठन और संरचना से संबंधित है, खासकर उन शहरी क्षेत्रों में जिनकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक है। ठीक है, यहाँ पास आप देख सकते हैं आर्टिकल 243S pertain to the formation and structure of ward committee in urban local bodies with population extending, कितना बोलेंगे हम? 3 लाख। ठीक है, 3 लाख से जो ज़्यादा है। अगला प्रश्न है द क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्चड ऑन। ये पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो कि है कब शुरू किया गया। ठीक है, इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, ये शुरू किया गया था आपका 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। यह आंदोलन मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासक को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया था। देखिए, ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, The Quiet India Movement was launched on 8 August 1942 in Mumbai by the All India Congress Committee under Mahatma Gandhi leadership to end British rule in India। क्लियर है यहाँ तक? ये देखेंगे वाइच में जो कि प्रश्न है कि Which leader gave the call of do or die during the Quiet India Movement? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? तो भाई ये देखिए यहाँ पास महात्मा गांधी ने दिया था, है ना। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया था, जो आंदोलन का मुख्य प्रेरणा स्रोत बना। ठीक है, यहाँ पास एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। महात्मा गांधी गेव द स्लोगन डू एंड डाई ऑन 8 अगस्त 1942 विच बिकेम द सेंट्रल इंस्पिरेशन ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, चलो, ये पूछा गया था INS कलवारी बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ वेसल्स।
जो कि INS कलवरी किस श्रेणी का पोत है, ये पूछा गया था। तो क्या बोलेंगे, सबमरीन है। ठीक है, सबमरीन है ये एक, ऑप्शन सी जो कि सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देख सकते हैं कि INS कलवरी भारतीय नौसेना की स्कॉर्पिन श्रेणी का पनडुब्बी है जो अपनी स्थिरता और परिचालन क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं आप, इंग्लिश में वाले जो कि हो, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक है, वो फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, ये पूछा गया था। तो किसको बोलेंगे हम यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो सामाजिक सेवा आध्यात्मिक कार्यों के लिए समर्पित है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1897 डेडिकेटेड टू सोशल सर्विस एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। ये पूछा गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखेंगे कब हुई थी आप, 1897 में, है ना, 1897 में। यह मिशन 1897 में आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के प्रसार के लिए स्थापित किया गया था। ये इंग्लिश देख सकते हैं। यह अगला पूछा गया था, हाउ मैनी सीट आर देयर इज द दिल्ली लेजिस्लेटिव, क्या बोलेंगे, असेंबली, दिल्ली विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं। हाउ मैनी सीट आर देयर इज द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, तो 70 सीट है, आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन, दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, और इनकी जो दिल्ली के अभी जो मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, अच्छे से याद रखेंगे इसको। ठीक है, ये देखिए आप कि जो आपके आज के जो शिफ्ट थे 11 अगस्त का, इसमें जो फर्स्ट शिफ्ट था इसमें लगभग 10 से 12 जो कि नंबर है वो आपके करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, 11 से 12, लेकिन कोई स्पष्ट बता नहीं पाया कि कहाँ से पूछे गए थे। लेकिन 2023 से 2025 तक की जो चीज़ें हैं आप उसको पढ़ सकते हैं, समरी पढ़ सकते हैं उस चीज़ का, क्योंकि वहीं से पूछे गए हैं आज के शिफ्ट में लगभग, है ना, कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन बता नहीं पाया है। ठीक है, हूँ IIFA 2025 में लापता लेडीज फिल्म को कौन कौन से अवार्ड मिले और इसे कितने निर्देशित किए, यानी किसने निर्देशित किए। विच अवार्ड डिड द फिल्म लापता लेडीज विन एट IIFA 2025 एंड वो डायरेक्टेड इट, ये पूछा गया आपके एग्जाम में आज के। याद रखेंगे, लापता लेडीज को IIFA 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार मिला। ठीक है, इसे किरण राव ने निर्देशित किया था, याद में रखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में। इंग्लिश में देख सकते हैं, लापता लेडीज वन बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्टेड अवार्ड एट IIFA 2025, इट वॉज डायरेक्टेड बाय किरण राव। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, IIFA जो कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है। 2025 का समारोह जयपुर राजस्थान में आयोजित हुआ था, पता होना चाहिए आपको, जिसमें लापता लेडीज को 2 प्रमुख पुरस्कार मिले, जिससे यह चर्चित फिल्म बन गई। ठीक है, यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इंग्लिश में नहीं बताऊंगा, आप इसको देख सकते हैं पॉज करके, या फिर आप PDF में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान किस देश को मिला और भारत की रैंकिंग क्या है। विच कंट्री टॉपेड द ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2025 एंड व्हाट इज इंडिया रैंकिंग, ये पूछा गया है। देखिए, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2025 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा, जबकि भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर रहा। इंग्लिश देख सकते हैं, आइसलैंड टॉपेड द ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2025 वाइल इंडिया रैंकेड 131 फर्स्ट आउट ऑफ 141 कंट्री। ठीक है, चलो, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक सशक्तिकरण के आधार पर लैंगिक समानता को मापता है। आइसलैंड कई वर्षों से शीर्ष पर है, जबकि भारत की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, ये आपके लिए इंग्लिश में है, इंग्लिश वाली स्पेशल, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चलो
भारतीय संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूचियां किससे संबंधित है? व्हाट डू द 11th एंड 12th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन टू? देखिए, 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। इंग्लिश में देख सकते हैं, द 11th शेड्यूल रिलेट टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड द 12th शेड्यूल रिलेट टू म्यूनिसिपैलिटीज। व्याख्या में आपको दे देता हूँ। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, जिसमें ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायतों के अधिकार और विषय सूचीबद्ध हैं। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाओं के कार्यों और शक्तियों का वितरण है। क्लियर है? यहाँ पास आप इंग्लिश में देख सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पास आप खुद से पढ़ सकते हैं पॉज करके। चलिए, ये पूछा गया था वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? वो इज द करेंट चेयरमैन ऑफ या फिर चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी। तो देखेंगे अजय कुमार है, याद रखेंगे। द करेंट यूपीएससी चेयरमैन इज अजय कुमार। अजय कुमार पूर्व रक्षा सचिव भी रह चुके हैं और 2025 में उन्होंने यूपीएससी अध्यक्ष नियुक्त हुए। और यूपीएससी संघ लोक सेवा, जो कि आपको पता होना चाहिए, भारत की केंद्रीय भर्ती संस्था है जो सिविल सेवाओं की परीक्षा आयोजित करती है। ठीक है, चलो, ये पूछा गया था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा और क्यों कहा? वो कॉलेड समुद्रगुप्त द नेपोलियन ऑफ एंड वाई। तो देखिए, किसने कहा तो पता चल जाएगा, आप क्यों कहा ये आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन ब्रिटिश इतिहासकार V.A. स्मिथ ने कहा। किसने कहा? V.A. स्मिथ ने कहा। उनकी असाधारण सैन्य विजय और साम्राज्य विस्तार के कारण उन्होंने क्या कहा? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। यही चीज इंग्लिश में देख सकते हैं। समुद्रगुप्त वॉज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन V.A. स्मिथ ड्यू टू हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलिट्री कंस्ट्रक्ट एंड इम्पेयर इम्पेशन। ठीक, व्याख्या देख सकते हैं। समुद्रगुप्त 330 से 380 ईस्वी तक शासक रहे थे, है ना। गुप्त साम्राज्य के महान शासक थे जिन्होंने कई राज्यों को जीतकर भारत का विस्तार किया। उनकी विजय गाथाएं इलाहाबाद स्तंभाभिलेख में दर्ज है। ठीक है, एक्सप्लेन आप देख सकते हैं, जो कि मैं आपको नहीं करके दूंगा। ठीक है ना। चलो, दिल्ली का लाल किला किसने और कब बनाया था? वो बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड व्हेन। चलिए, दिल्ली का लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां ने 1638 से 1648 के बीच बनवाया था। द रेड फोर्ट इन दिल्ली वॉज बिल्ड बाय मुगल एम्परर शाहजहां बिटवीन 1638 एंड 1648। व्याख्या देख सकते हैं। लाल किला, जिसे किला ए मुबारक भी कहा जाता है, मुगल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का भाषण यहीं से होता है। ठीक है जी, तो ये देख सकते हैं आप। ये पूछा गया था 104वें संविधान संशोधन 2019 में क्या प्रावधान किए गए थे? व्हाट प्रोविजन वेयर मेड इन द 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 यानी 2019। ठीक है, इस संशोधन में SC/ST के लिए विधानसभाओं में आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीटें समाप्त कर दी गई। द अमेंडमेंट एक्सटेंड रिजर्वेशन फॉर ST/SC इन लेजिस्लेचर्स फॉर 10 more years एंड अबॉलिश रिजर्व सीट फॉर एंग्लो इंडियंस। ठीक है, यह संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में बदलाव करता है। SC/ST का आरक्षण अब 2030 तक जारी रहेगा, जबकि एंग्लो इंडियन के लिए पहले से मौजूद जो सीटें थी वो हटा दी गई। कितनी सीटें हटाई गई? 2 सीटें हटाई गई। ठीक है, पूछा गया था आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, ये पूछा गया था। ठीक है, देख सकते हैं आप बस इंग्लिश और हिंदी दोनों में आंसर दूंगा आपको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है आपका बेकिंग सोडा का जो कि होता है। ठीक है, NaHCO3 यहाँ पर देख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पूछा गया था। अब देखिए, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ये पूछ देगा आपके एग्जाम में तो आप घूम जाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। यह एक क्षारीय यौगिक है जो अम्लों को निष्क्रिय करता है, बेकिंग, सफाई और आग बुझाने में उपयोग होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद में रखेंगे कि उपयोग बेकिंग, सफाई और आग बुझाने में किया जाता है। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, देखिए, अल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज एन अल्कनाइन कंपाउंड दैट
न्यूट्रलाइज एसिड, इट इज यूज्ड इन बेकिंग, क्लीनिंग एंड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, चलो ये पूछा गया था सेकंड प्रश्न, बीमस्टेक समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द बीमस्टेक समिट 2025? थाईलैंड याद रखेंगे, यहाँ पास एक बार आप कंफर्म कर सकते हैं, है ना, थाईलैंड है, यहाँ पास आंसर देख सकते हैं। बीमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बंगाल की खाड़ी से जुड़े 7 देशों का संगठन है जो तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, यहाँ पास आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, बीमस्टेक इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 7 कंट्रीज अराउंड द बे ऑफ बंगाल दैट प्रमोट्स टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए प्रश्न थर्ड पूछा गया था, यहाँ पर देख सकते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का मैस्कॉट क्या था, यानी कि व्हाट वाज द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, ये पूछा गया था। गज सिंह था, यानी कि शुभांकर जिसको हम बोलते हैं ना, शुभांकर कौन था ये बोलते हैं, तो गज सिंह था, इंग्लिश में गज सिंह आप भी देख सकते हैं। यह खेल बिहार में आयोजित हुआ था, महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पदक जीते थे। मैस्कॉट गज सिंह युवाओं में साहस और ऊर्जा का प्रतीक था, यानी कि शुभांकर था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं द गेम्स वेयर हेल्ड इन बिहार एंड महाराष्ट्र जो कि टॉप में था। द मेडल टेलिंग द मैस्कॉट गज सिंह जो कि है ना, सिंबलाइज कवरेज एंड एनर्जी इन यूथ। क्लियर है यहाँ तक? चलो ये प्रश्न पूछा गया था, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज रैम? तो रैम क्या है? अस्थायी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है। इसमें कंप्यूटर को बंद करने के बाद जो कि डाटा है वो इरेज हो जाता है, अस्थायी डाटा रहता है इस पर। ठीक है, तो रैम और रोम में आप समझ जाएंगे, रैम जो कि है अस्थायी स्मृति है और रोम जो कि है वो रहता है उसका डाटा। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है किसका? रैम का। ठीक है, और रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए, यहाँ पास वोलेटाइल मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी याद रखेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर की मुख्य अस्थायी है, जो पावर बंद होने के बाद डेटा मिट जाता है। ये अच्छा से याद रखेंगे, अस्थायी मेमोरी है ये। ठीक है, रैम इज द प्राइमरी टेम्पररी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, इट्स डाटा इज इरेज व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार कब बना? ठीक है, ये बढ़िया प्रश्न है। व्हेन वाज द राइट टू प्रॉपर्टी चेंज फ्रॉम ए फंडामेंटल राइट टू अ लीगल राइट? ये पूछा गया था, याद रखेंगे। यहाँ पास मैं देख देता हूँ, 44वां संविधान संशोधन जब हुआ कब? 1978 में। अनुच्छेद 31 से हटकर अनुच्छेद 300A में रखा गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1978 शिफ्टेड फ्रॉम आर्टिकल 31 टू आर्टिकल 300A। क्लियर यहाँ तक? चलो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, थोड़ा हेल्प करेगा। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया ताकि सरकार भूमि सुधार और अधिग्रहण के काम आसानी से कर सके। इंग्लिश में देख सकते हो, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो लंबा हो। आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मैं बहुत बार कराया हूं दोस्तों इसको। वो इज द नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी को, इंग्लिश में भी देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे और उन्होंने ड्रेन थ्योरी के जरिए ब्रिटिश शासन की आर्थिक लूट का पर्दाफाश किया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पास, Dada Bhai Naoroji was one of the founder of the Indian National Congress and exposed the economic drain under British rule through his drain theory. क्लियर है यहाँ तक? ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या असर होता है? What is the effect of increasing temperature on the speed of sound? ये देखिए, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ती है, सेम यही आपके ऑप्शन में था। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विथ टेम्परेचर, है ना, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति भी बढ़ती है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तापमान बढ़ने से वायु के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे ध्वनि तरंगों तेजी से चलती है। हालांकि तरंग दैर्ध्य जो कि है नहीं बदलता है। ठीक है, यहाँ पास आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके चलो। खाने के सोडा का रासायनिक नाम ये मैंने आपको बता दिया था, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये होता है। आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, ये चीज़ें इसको आप देख सकते हैं। अगला पूछा गया था
वही है दोस्तों ये भी प्रश्न, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति और तरंगों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड एंड द डिस्टेंस बिटवीन वेव्स, ये पूछा गया था। वही मैं बता दिया आपको कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ती है लेकिन तरंग दैर्ध्य नहीं बदलता। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे कि तरंग दैर्ध्य नहीं बदलता है, जो वेव लेंथ है वो नहीं बदलता है, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से। पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था, पूछा गया था। द बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन वुम, किनके बीच हुआ था, पूछा गया था। देखिए पानीपत की लड़ाई भारत में इतिहास में 3 बार हो गई थी, पता है आपको। पहली बार जो पानीपत की लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी, यह बाबर और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, पहली बार 1526 में, ठीक है। दूसरी बार हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में हुई थी, अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के बीच हुई थी। और तीसरी बार हुई थी पानीपत की लड़ाई जो कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सम्राट के बीच लड़ी गई थी। तो याद रखेंगे आप, पहला 1526 में हुई थी, दूसरा 1556 में हुई थी और तीसरा 1761 में हुई थी, ठीक है। ये पूछा गया था हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का उत्सव है। मैंने कल के वीडियो में आपको समझाया था ये चीज़ें, नागालैंड का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड, ठीक है, याद रखेंगे। हिंदी में देख सकते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। यह हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य नागा जनजातियों की संस्कृति, नृत्य और परंपरा को प्रदर्शित करना है। देख सकते हैं इंग्लिश में एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ क्योंकि जल्दी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो। एक साथ सभी मैं आपको डाल देता हूँ सभी शिफ्ट के प्रश्न। भारत के पूर्वी तट की प्रमुख विशेषता क्या है। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ये पूछा गया है। चौड़ा डेल्टा और उथला समुद्र, वाइड डेल्टास एंड सेलो सी। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी से लगा है, जहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियों के बड़े डेल्टे और उथला समुद्र पाया जाता है। यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल हैज़ वाइड रिवर डेल्टास सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एंड कृष्णा अलॉन्ग विथ अ सैलो सी। क्लियर है। चलो ये पूछा गया था भारतीय संविधान की संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल है। व्हाट सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये देख सकते हैं रक्षा, विदेश मामले, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, डॉक मुद्दा, ये सभी शामिल है। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स है ना, एटॉमिक एजेंसी, एनर्जी जो कि है, और रेलवेज है, पोस्टल सर्विस है, करेंसी है, सभी चीज़ें संघ सूची में विषय आते हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। आपको पता होना चाहिए 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची में केवल जो कि केंद्र सरकार है कानून बना सकती है। वर्तमान में इसमें 100 विषय है, इसको आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। द यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑन विच ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट इन करेंटली कंटेंट 100 सब्जेक्ट। क्लियर। कठपुतली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये पूछा गया था। पपेट डांस इन रिलेटेड टू विच स्टेट, राजस्थान की है, याद रखेंगे। राजस्थान का पारंपरिक कठपुतली नृत्य रंगीन कठपुतलियों के माध्यम से लोक कथाओं को प्रस्तुत करता है। राजस्थान ट्रेडिशनल कठपुतली डांस यूजेड कलरफुल पपेट टू प्रेजेंट फोल्क स्टोरीज। ठीक दोस्तों, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे मैं आपको ऐसे एनालिसिस कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए हिंदी और इंग्लिश में बहुत हेल्प करेगा। कौन सा त्यौहार 5 नवंबर को मनाया जाता है। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 नवंबर। घुमा फिरा के पूछा गया, सीधा याद रखेंगे छठ पूजा। छठ पूजा जो कि है 5 नवंबर को मनाया जाता है। ये क्या है, 4 दिवसीय त्यौहार। यहाँ पर देख सकते हैं नहाए खाए से शुरू होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू जागरण यहाँ पर देख सकते हैं यह एक 4 दिवसीय त्यौहार है जो सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। ऐसा भी पूछ देता है कि जो छठ पूजा है वो किस देवता के लिए समर्पित है, तो सूर्यदेव बोलेंगे। किस मैया के लिए समर्पित है, तो छठी मैया के लिए समर्पित है, याद में रखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित होगा, या फिर पूछा गया था वेयर विल द फीफा वर्ल्ड कप 2025 बी हेल्ड। रविवार को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA में शुरुआत होगा इसका क्लब विश्व कप में 21वें संस्करण में 32 टीम 29 दिनों तक 63 मैच में प्रतिस्पर्धा करेगी। 21वें संस्करण है, याद रखेंगे, है ना। ये प्रश्न देख सकते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243B किससे संबंधित है। ये पूछा गया था ना पिछले बार भी शिफ्ट में। आर्टिकल 243B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू व्हाट।
पंचायतों की स्थापना से संबंधित है, पता होना चाहिए आपको। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, अनुच्छेद 243B में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों की स्थापना और संरचना से संबंधित प्रावधान है। देख सकते हैं यहाँ बस इंग्लिश में भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है, पूछा गया। आर्टिकल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू व्हाट, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों के नागरिकता का अधिकार देता है ये आर्टिकल 6 जो कि है ना। सिटीजनशिप राइट टू ऑफ पीपल मिग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, यह अनुच्छेद उन व्यक्तियों की नागरिकता तय करता है जो 19 जुलाई 1948 से पहले पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आए थे, ठीक। तो इंग्लिश में नहीं पढ़ाऊँ ना आपको, इंग्लिश में आप देख सकते हैं यार, क्योंकि सब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर वही आप बोलते हो ज़्यादा लंबी बनाते हो वैसे करके, ठीक है। ये देख सकते हैं गवर्नर जनरल का पद भारत में कब लागू हुआ, व्हेन वाज द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ये पूछा गया था भाई गवर्नर जनरल का पद जो कि 1833 में लागू हुआ, जब चार्टर एक्ट 1833 ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल के पद के रूप में बदल दिया। 1773 में वॉर्नर हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉर्नर हेस्टिंग्स बने, ठीक है। ये देखो भाई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323B किससे संबंधित है, पूछा गया। आर्टिकल 323B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू विच, यानी व्हाट, सॉरी। तो विभिन्न विषयों पर न्यायाधिकार, यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न विषयों पर न्याय देता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। व्याख्या देख सकते हैं, यह अनुच्छेद कर, औद्योगिक विवाद, भूमि सुधार और आदि मामलों में न्यायाधिकरण की स्थापना से संबंधित है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसने जीता, वो वॉन द नोबेल पुरस्कार इन केमिस्ट्री इन 1934। हेरोन क्लटेन, याद रखेंगे नाम, उन्होंने ड्यूरेटेरियम जो कि भारी हाइड्रोजन की खोज के लिए यह पुरस्कार जीता। हु वॉज द चंदेल रूलर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द खजुराहो टेम्पल्स, पूछा गया है। खजुराहो मंदिर के निर्माण के लिए जिम्मेदार चंदेल शासक कौन था। चंदेल शासक बोल के अच्छा बता दिया आपको, यशोवर्मन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यशोवर्मन ठीक हो जाएगा। थोड़ा व्याख्या देख सकते हैं, यशोवर्मन 950 से 1050 ईस्वी तक चंदेल वंश के प्रमुख शासक थे, जिन्होंने खजुराहो मंदिर में के निर्माण की शुरुआत की। बाद में धंगदेव जैसे अन्य शासकों ने विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिरों का निर्माण किया। यह प्रश्न भारतीय इतिहास और जिसे संबंधी पूछा गया, जो आपके देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं यहाँ पास, ठीक है। इंग्लिश में मैं इसलिए नहीं बताऊंगा दोस्तों क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, इन विच ईयर डिड इंडिया ज्वाइन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO की बात कर रहा है। भारत ने किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश किया। 1 जनवरी 1995, याद रखेंगे 1 जनवरी 1995, ठीक है। ये देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, भारत 1 जनवरी 1995 को WTO का संस्थापक सदस्य बना। WTO जिसे पहले GATT कहा जाता था, पता होना चाहिए आपको, का गठन 1995 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए किया गया, ठीक है। इंडिया बिकम ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द WTO ऑन 1 जनवरी 1995। द WTO फॉर्मेटेड नो एज GATT वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1995 टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। चलो ये देख सकते हैं, व्हाट मटेरियल आर यूज्ड टू क्रिएट बॉस आइंस्टीन कॉन्स्टेंट। यहाँ पास पूछा गया है, बॉस आइंस्टीन संघनन बनाने के लिए किस पदार्थों का उपयोग किया जाता है, पूछा गया है। देख सकते हैं, अल्काली मेंटल सच एस रुबिडियम, सोडियम एंड लिथियम, क्षार धातुएं जैसे रुबिडियम, सोडियम और लिथियम। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जाके हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले हैं तो। बॉस आइंस्टीन संघनन अति शीतलन पर बनता है और इसमें आमतौर पर क्षार धातुएं जैसे रुबिडियम, सोडियम और लिथियम का उपयोग होता है। इसका परमाणु गुण इसे संघनन के लिए उपयुक्त बनाता है, ठीक है। चलो ये देख सकते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पर्सन प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिप्रीवेशन ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना संपत्ति से वंचित होने की सुरक्षा प्राप्त है? आर्टिकल 300A, अनुच्छेद 300A के अंतर्गत है। देख सकते हैं व्याख्या, अनुच्छेद 300A जो 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया, यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति केवल विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से छीनी जा सकती है। ठीक है, चलो ये देख सकते हैं 1 मई 2025 तक वायुसेना के उप प्रमुख कौन हैं? तो एयर मार्शल नरमदेश्वर तिवारी, एयर मार्शल नरमदेश्वर तिवारी जो कि हैं। ठीक है, देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, एयर मार्शल नरमदेश्वर तिवारी ने 1 मई 2025 को वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। उन्होंने एयर मार्शल सुदीप्त पुष्पाकर ढाकर का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? एयर मार्शल सुदीप्त पुष्पाकर का। ठीक है, ये पूछा गया था व्हाट इज द अल्टरनेट नेम ऑफ द वर्धन वंश, यानी कि डायनेस्टी। वर्धन वंश का दूसरा नाम क्या था? पूछा गया था पुष्यभूति वंश इसको बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी देख सकते हैं आप पास। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, जिसने 7वीं शताब्दी में उत्तरी भारत पर शासन किया। इसका सबसे प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था वो इज द यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन था? जॉर्डन रोमेरो है ना, जॉर्डन रोमेरो विश्व का था। ठीक है, याद रखेंगे। और भारत की बात करेगा तो मालावतपूर्णा था। ठीक है, भारत की बात करेगा तो मालावतपूर्णा, विश्व की बात करेगा तो जॉर्डन रेमोरो। ठीक है, देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश। जॉर्डन रेमोरो ने 2010 में 13 वर्ष 10 महीने की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। भारत में मालावतपूर्णा सबसे कम उम्र की लड़की है जिन्होंने 13 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन जो कि है व्हाट इज़ द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट इन इंडिया। भारत में अधीनस्थ न्यायालयों की भूमिका क्या है? दे हैंडल सिविल, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू केस एट डिस्ट्रिक्ट एंड बिलो लेवल्स, यानी ये जिला और उसके नीचे स्तर पर दीवानी, आपराधिक और राजस्व मामलों की सुनवाई करता है। देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन काम करते हैं और स्थानीय स्तर पर दीवानी, आपराधिक और राजस्व मामलों एवं निपटाते हैं। ठीक है, What right are protected under Article 23 and 24 of the Constitutional? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के तहत कौन से अधिकार सुरक्षित हैं? आर्टिकल 24 की बात करेगा तो मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध करता है ये। और आर्टिकल 24 की बात करेंगे तो खतरनाक कार्यों में बाल श्रम का निषेध, बाल श्रम निषेध की बात आर्टिकल 24 में, और बंधुआ मजदूरी निषेध की बात आर्टिकल 23 में। यह अब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में व्याख्या देख सकते हैं, अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और अन्य शोषण को रोकता है, जबकि अनुच्छेद 24 कारखानों, खानों और खतरनाक कार्यों में 14 वर्ष से कम उम्र आयु के बच्चे को रोजगार में प्रतिबंध लगाता है। तो अनुच्छेद 24 याद रखेंगे इसको। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगला, व्हाट इज़ द बुद्धिस्ट इक्विवेलेंट ऑफ द भागवत गीता। भागवत गीता के बौद्ध धर्म में समकक्ष ग्रंथ का नाम क्या है? तो ये है आपका धम्मपद, यहाँ पर देख सकते हैं आप धम्मपदा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी देख सकते हैं, धम्मपद बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसमें भगवत गीता के समान माना जाता है। यह सुत्त पिटक का हिस्सा है और इसमें 26 अध्याय व 423 श्लोक हैं। ठीक है, 26 चैप्टर एंड 423 वर्सेस। ठीक है, ये प्रश्न है व्हाट इज़ द भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला परियोजना क्या है? सड़क जोड़ने वाली परियोजना पता होना चाहिए आपको। ये सेकंड लार्जेस्ट हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया कवरिंग देख सकते हैं 34,800 किलोमीटर। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग विकास कार्यक्रम जो 34,800 किलोमीटर को कवर करता है। थोड़ा एक्सप्लेन दे देता हूँ आपको कि भारतमाला जो परियोजना है 31 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था
जिसका लक्ष्य देश भर में 34,800 किलोमीटर लंबा राजमार्ग नेटवर्क बनाना था। इसकी अनुमति लागत 5.35 करोड़ है। ठीक है, अनुमानित जो एक्सपेक्टेड जो लागत है, एस्टिमेट कॉस्ट है, वो 5.35 लाख है। ठीक, 5.35 लाख करोड़ है, याद रखेंगे भाई। Who was the awarded the पद्म विभूषण in 2025 in field of art? 2025 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे प्राप्त किया गया? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पक्का कराया था। ये मैंने क्वेश्चन आपको कि पक्का पूछेगा मतलब पूछेगा। 2025 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को मिला। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कर्नाटक के प्रसिद्ध वालियान वादक है। क्या वादक है? वालियान वादक है। इन्हें 2025 में पद्म विभूषण और 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एस? कंट्रोल एस भाई कितना सरल प्रश्न पूछोगे। कंट्रोल एस का कार्य क्या है? टू सेव फाइल, टू सेव अ फाइल और डॉक्यूमेंट, मतलब फाइल या दस्तावेज को सेव करता है ये। ठीक है, कमांड एस जो कि है शॉर्टकट, जो कि कीबोर्ड शॉर्टकट है, जो किसी उपयोग या फिर जो उपयोगी नहीं बोल सकते, जो सेव करने के लिए उपयोग होता है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न पूछा गया था विच स्टेट हैज़ द बेस्ट पंचायती राज्य सिस्टम इन इंडिया? भारत में किस राज्य में सर्वश्रेष्ठ पंचायती राज्य व्यवस्था है? ये पूछा गया था। गुजरात में, तेलंगाना में, याद तो रहना चाहिए आपको पंचायती राज व्यवस्था। गुजरात और तेलंगाना अपनी प्रभावी पंचायती राज व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, जहां ग्रामीण विकास और स्थानीय शासन में भागीदारी बेहतर है। ठीक है, इंग्लिश आप खुद से पढ़ सकते हैं, मैं PDF कल डाल दूंगा। ठीक है जी, और PDF के लिए ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। विच प्रोजेक्ट सप्लाई वाटर टू राजस्थान एंड रीजन्स? राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों को पानी पहुंचाने वाली परियोजना कौन सी थी? ये पता होना चाहिए आपको। इंदिरा गांधी कैनाल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज और व्यास नदियों से पानी लाकर राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में सिंचाई व पेयजल उपलब्ध कराती है। ठीक है, चलो पूरा देखना, वीडियो को बहुत हेल्प करेगा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके शिफ्ट में से, जो शिफ्ट हुए हैं उनके प्रश्न करना, पक्का पूछेगा। विच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंट एन AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम? किस राज्य ने AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू किया? पूछा गया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन मध्य प्रदेश में सही चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल में आपको ऐसे एनालिसिस कराता हूँ जो आपके एग्जाम में 100% पूछे गए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, चलो। मध्य प्रदेश ने अवैध वनों की कटाई और वन अपराधों पर नजर रखने के लिए उपग्रह इमेज, मोबाइल फीडबैक और मशीन लर्निंग पर आधारित AI सिस्टम लागू किया है। ठीक है, चलो। यदि एक त्रिभुज के दो कोणों का कोण 116 और इतना है तो तीसरा कोण कितना होगा? तो कितना होगा भाई? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पास है ना, मैं आपको यहाँ पास दे दिया हूँ, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। ये गलत है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसका आंसर शायद तक टाइपिंग गलत है ये। ठीक है, तो ये देखेंगे। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया। ठीक है, चले यहाँ पास से आगे देखिए। वेयर वॉज द आर्मी कमांडेड कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2025? अप्रैल की बात कर रहे हैं। अप्रैल 2025 में सेना कमांडर्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। पूछेगा आपके एग्जाम में, करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, चलो। डच इंडिया ईस्ट कंपनी का भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? पूछा गया है। तो मछलीपट्टम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मछलीपट्टम फिर मछलीपट्टम। 1605 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टम में स्थापित किया। पता होना चाहिए ये क्वेश्चन आपको। देखिए, ये पूछा गया था वर्धन पुष्यभूति वंश कब प्रमुखता में आया? तो 7वीं शताब्दी में आया था, जो कि हर्षवर्धन का काल था। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ सकते हैं आप। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट, कि संविधान संशोधन ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया, ये पूछा गया है। आंसर देख सकते हैं 86वां संविधान संशोधन, जो कि कितना कब हुआ था, 2002 में। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 से हुआ था, जो कि है 21A जोड़ा गया। ठीक है,
जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ये द 86th अमेंडमेंट 2002 inserted Article 21A making free and compulsory education for children aged 6 से 14 फंडामेंटल राइट। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज लोकेटेड इन द साउथर्न हेमस्फीयर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूछा गया था कालाहारी मरुस्थल, याद में रखेंगे। व्याख्या दे देता हूँ मैं आपको। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के हिस्सों में फैला हुआ है। यह पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और लाल रेत व विशिष्ट वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बस आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ये प्रश्न पूछा गया था, वो चेयर्ड द 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, याद रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में बैठक की अध्यक्षता की। विषय इसका याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, विकसित भारत 2047 तक। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया। ये चीज़ें आपका है, ये विषय क्या था, इसका थीम था। ठीक है, तो यहाँ पास आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं पॉज करके, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन 3rd, विच स्टेट साइनेड एंड मूव विथ इन स्पेस टू इस्टेब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क, यानी कि किस राज्य ने इन स्पेस के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विनिर्माण पार्क के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया? याद रखेंगे, कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पास आप देख सकते हैं कर्नाटक ने यह समझौता अंतरिक्ष स्टार्टअप्स, उपग्रह निर्माण और अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा राज्य के एरोस्पेस सेक्टर को मजबूत करने के लिए किया। ठीक है, चलो ये पूछा गया था, इन द 106th constitutional amendment which article was amendment to provide reservation for women in Delhi Assembly, यानी कि 106वें संविधान संशोधन में दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण के लिए किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? पूछा गया था, याद रखेंगे क्या? आर्टिकल 239A, यहाँ पास आप देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी पिछली बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 239A में संशोधन कर दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी ये प्रावधान जोड़े गए। ठीक है, ये इंग्लिश में आप देख सकते हैं। आर्टिकल 239 was modified to allow reservation for women in Delhi Legislative Assembly. Similar provision were added for Lok Sabha and State Assembly. ठीक है, चलो ये पूछा गया था, विच शॉर्टकट कमांड इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन विंडोज। विंडो के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? पूछा गया था, अल्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, है ना। विंडो से स्विफ्ट करने के लिए अल्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। दिस शॉर्टकट अलाउड क्विक स्विचिंग बिटवीन ओपन एप्लीकेशन इन विंडो ओएस, है ना। यह शॉर्टकट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले हुए ऐप्स के बीच तेजी से स्विच करने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, कौन सा स्विच बताया मैंने आपको? ऑल्ट प्लस टैब। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी कि जो विमा विहीन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि विमाएं विहीन है? बोला गया है डायमेंशनलेस बोला गया है। अपवर्तनांक जो कि है विमाओं जो कि है विहीन है। अपवर्तनांक प्रकाश की 2 गतियों का अनुपात है, इसलिए यह विमाएं विहीन राशि है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये प्रश्न पूछा गया था, अंडर आर्टिकल 371A 371 विच स्टेट वाज गिवन स्पेशल स्टेटस। अनुच्छेद 371A के अंतर्गत किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया? देखिए दोस्तों, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे मैं आपको ऐसे एनालिसिस करा देता हूँ, जो चीज़ें आपकी एग्जाम में पूछे जाती है उसको करा देता हूँ, जो आपके लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं नागालैंड है, जो कि है अनुच्छेद 371A के अंतर्गत नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पास इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, चलो ये प्रश्न देख सकते हैं, दीवान ए अर्ज
डिपार्टमेंट वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित है? पूछा गया है। रक्षा से संबंधित है, डिफेंस से संबंधित है, याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था जो भर्ती और सेना के प्रशासन को देखता था। ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था ऑन विच डेट वाज महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड इन 2025? पूछा गया था 2025 में महाशिवरात्रि कब मनाई गई? ठीक है, तो 26 फरवरी 2025 को मनाई गई, याद में रखेंगे। 26 फरवरी 2025 का सही आंसर हो जाएगा। महाशिवरात्रि फागुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाई जाती है। 2025 में यह 26 फरवरी को पड़ी थी। ठीक है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड ऑन द 14th नाइट ऑफ द डार्क फोर्टनाइट इन द मंथ ऑफ फाल्गुना इन 2025 इट फेल ऑन 26 फरवरी। ये पूछा गया था इन विच ईयर वॉज द नेशनल गोकुल मिशन लॉन्चेड? राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ था? ये पूछा गया था 2014। इसका याद रखेंगे। 2014 में याद रखेंगे इसको। दिसंबर 2014 में शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य भारत की देशी गायों की नस्लों का विकास और संरक्षण था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। 2014 दिसंबर में शुरू किया गया कौन सा मिशन? राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो कि है देशी गायों की नस्लों का विकास और संरक्षण था। याद रखेंगे, पक्का पूछेगा इसको, और है ना। व्हाट वाज इंडिया रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 HDI? बताइए, मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी? देखिए तो कितने थी? 130, 130वां था। याद रखेंगे। भारत 2023 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों में 130वें स्थान पर रहा, जो पिछले वर्षों की तुलना में सुधार है। ठीक है, ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ये देख सकते हैं हु वाज संत ज्ञानेश्वर। ये संत ज्ञानेश्वर कौन थे? पूछा गया था। तो ये देखिए मराठी संत, कवि, दार्शनिक, योगी, ये सभी थे। तो ऑप्शन में होगा तो लगा देंगे सीधे। संत ज्ञानेश्वर 1276 से 1296 एक मराठी संत, कवि और योगी थे। उन्होंने ज्ञानेश्वरी नामक भगवत गीता पर टीका लिखी। ये पूछेगा। ठीक। व्हाट डज आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ? पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? ठीक है, देख सकते हैं संसद की संरचना से संबंधित है, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। थोड़ा सा व्याख्या दे देता हूँ। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद 3 घटकों से बनती है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा। है ना, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यह केंद्र सरकार की विधायी संरचना तय करती है। राज्यसभा जो कि होता है उच्च सदन होता है, और लोकसभा जो कि होता है निम्न सदन होता है। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए आर्टिकल 79 स्टेट दैट द पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। इट डिफाइन द लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो की PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एक साथ में आपको सभी शिफ्ट के प्रश्न दे देता हूँ। ठीक है, देखिए व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि CAG ऑफ इंडिया। मतलब भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए मुख्य कार्य की बात करेंगे तो भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक CAG का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के सभी वित्तीय लेन देन की लेखा परीक्षा करना होता है, जैसे कि नाम से समझ आता है आपको। ठीक है, यह सुनिश्चित करना है कि सरकार द्वारा प्राप्त और खर्च किया गया धन संविधान और कानून के अनुसार उचित तरीके से उपयोग किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, देख सकते हैं CAG सरकार के खातों का ऑडिट करके सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये पूछा गया था विच 2 राइस वैरायटीज हैव बीन सिलेक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर टेस्टिंग। मतलब पूछा गया है कि भारत सरकार ने परीक्षण के लिए किन 2 चावलों की किस्मों का चयन किया। तो इसका जो कि आंसर है आप एक बार अच्छे से और एक बार कंफर्म कर सकते हैं। देखिए स्वर्णा और PR 126, क्या ये आपके ऑप्शन में था? ये मुझे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पास व्याख्या देख सकते हैं कि इन दोनों किस्मों का चयन गुणवत्ता और पोषण मूल्य परीक्षण के लिए किया गया है, ताकि बेहतर उत्पादन और निर्यात क्षमता सुनिश्चित की जा सके। देखिए दिस क्वालिटी वैराइटीज वर सिलेक्टेड फॉर क्वालिटी एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू टेस्टिंग टू इंश्योर बेटर यील्ड एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल। ठीक है, ये पूछा गया था व्हाट इज द एम ऑफ द श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, है ना। ये पूछा गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन
का उद्देश्य क्या है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं, शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है, प्रोवाइडिंग अर्बन एमेंडमेंट इन रूरल एरिया, मतलब गांव में जो कि शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये जो कि मिशन था उसका क्या था, उद्देश्य था श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन का। देख सकते हैं व्याख्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन SPMRM भी कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाओं के करीब लाने और ग्रामीण शहरी अंतर को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल थी। इसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और भौतिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत बनाना है, ताकि सतत और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, देखिए ये 2016 में शुरू हुई थी, अच्छे से याद रखेंगे, पूछ लेगा, 2016 में शुरू हुई थी आपकी ये। ठीक है, यह मिशन ग्रामीण शहरी अंतर को खत्म करने के लिए मैं बता दिया हूँ ये चीज़ें आपको। ठीक है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, लॉन्च इन 2016 में। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना इस चीज़ को। ये पूछा गया था, द टेहरी डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर? टेहरी बांध किस नदी पे बना है? पता होना चाहिए, भागीरथी। दोनों में देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, एक्सप्लेन देख सकते हैं, उत्तराखंड में स्थित यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध, जो जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के लिए बना है। लोकेटेड इन उत्तराखंड, इट इज द लार्जेस्ट टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, कंस्ट्रक्टेड फॉर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। क्लियर? चलो, ये पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द IMF व्हाट इज इंडिया प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर 2025? IMF के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी थी? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, 6.4% थी। यहाँ पास आप देख ही सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन दे देता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका फुल फॉर्म है, ने भारत की 2025 में GDP वृद्धि पर 6.4% बताई है, जो इससे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल करती है। ठीक है, ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं, या फिर आप PDF में भी पढ़ सकेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं, अमेलिया केर द 2024 T20 वुमेन प्लेयर ऑफ द मैच बिलोंग टू विच कंट्री? 2024 T20 महिला प्लेयर ऑफ द मैच अमेलिया केर किस देश की है? न्यूजीलैंड की है। कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। अमेलिया केर एक प्रसिद्ध ऑलराउंडर है, जिन्होंने 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन कर ICC अवार्ड जीता और न्यूजीलैंड महिला टीम का प्रतिनिधित्व करती है। ये इंग्लिश में भी देख सकते हैं, है ना, अमेलिया केर इज अ रिनोवेड ऑलराउंडर हु वॉन द ICC अवार्ड इन 2024 फॉर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रिप्रेजेंटिंग द न्यूजीलैंड वुमेन क्रिकेटर टीम। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, विच मेटल हैज ब्राउनिश अपीयरेंस? किस धातु का रंग भूरा होता है? पीतल भी रहता है ना, पीतल जिसको ब्रास भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए, जंग लगा हुआ लोहे भूरे रंग का होता है, यह तब होता है जब लोहा ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो मैं बहुत सारा बताऊंगा, इसमें आपके ऑप्शन में होगा तो उसको लगा के आएंगे, जिसमें एक लौह अयस्क बनता है जिससे जंग कहते हैं। ये जंग का कलर भी क्या है? भूरे रंग का होता है। इसके अलावा तांबा भी एक धातु है जो भूरे रंग का हो सकता है। ठीक है, देखिए जो जंग है वो में भूरे रंग का पाया जाता है, तांबा भी यहाँ पर देख सकते हैं, कॉपर में भी, कांस्य ब्रोंज भी जो कि होता है, और पीतल भी होता है भूरे रंग का। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी, ये जहरीली गैस जो भी क्या होती है, भूरे रंग की होती है। ठीक है दोस्तों, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें और 100% रियल इंग्लिश और हिंदी दोनों में कराऊंगा। इधर उधर के क्वेश्चन नहीं बताता मैं आपको, जो पूछते हैं वही बताता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन इन इंग्लिश, वो इंट्रोड्यूस्ड द लैंड रेवेन्यू सिस्टम नो एस NE दशला? आइन ए दहशाला नामक भूमि राजस्व व्यवस्था किसने प्रारंभ की? अकबर ने की। आइन ए दहशाला भूमि राजस्व प्रणाली मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में लागू की गई, जिसे उनके वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने तैयार किया। इसमें पिछले 10 वर्ष की औसत उपज के आधार पर कर तय किया जाता था। इस प्रणाली से किसानों को स्थिरता मिली और प्रशासनिक भ्रष्टाचार कम हुआ। क्लियर? ये इंग्लिश में देख सकते हो, क्योंकि मैं अगर इंग्लिश में सबको बताते चलूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप बाद में क्या बोलोगे, वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है, इसलिए मेरा काम फटाफट बताया तो आपको इंग्लिश हिंदी में। वो ऑर्गेनाइज्ड द सत्याग्रह सभा इन मुंबई ऑन 24 फरवरी 1919 अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। 24 फरवरी 1919 को मुंबई में रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा का आयोजन किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। पता होना चाहिए, महात्मा गांधी ने 24 फरवरी 1919 को मुंबई में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह सभा आयोजित की।
इस कानून से बिना मुकदमे की गिरफ्तारी संभव थी। सभा के अहिंसात्मक तरीके से इस काले कानून का विरोध करने का प्रस्ताव पास किया गया। कब किया गया? 24 फरवरी 1919 को। क्लियर। ये देख सकते हैं आप इंग्लिश में। दोस्तों मैं हर एक चीज़ को अगर इंग्लिश और हिंदी में व्याख्या करते चलूँगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। पढ़ सकते हैं इस चीज़ को पॉज करके। अगला प्रश्न क्वेश्चन इन इंग्लिश देख सकते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC ST इन द लोकसभा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जनजाति जाति के लिए आरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 330। बढ़िया क्वेश्चन है, पूछता है आपके एग्जाम में, याद रखेंगे। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। यह राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और हाशिए पर रखे वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 330 याद में रखेंगे। ST SC से संबंधित है, याद में रखेंगे। एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में देख सकते हैं आप। आर्टिकल 330 प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्टेड एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लोकसभा टू इंश्योर एडुकेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, ठीक है। चलो, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिमूव्ड द प्रोविजन फॉर नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर इन द लोकसभा। लोकसभा में नामित एंग्लो इंडियन सदस्यों के प्रावधान को किस संविधान संशोधन ने हटाया? 114वां संविधान संशोधन, 114 संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इंग्लिश में हिंदी में दोनों में देख सकते हैं। 114वें संविधान संशोधन ने लोकसभा में नामित एंग्लो इंडियन सदस्यों का प्रावधान समाप्त कर दिया और ST SC के लिए आरक्षण की अवधि 10% बढ़ा दी। ये सेम क्वेश्चन कल के थर्ड शिफ्ट में पूछा था, अगर आप अच्छे से गौर करोगे तो, और मैंने आपको बताया भी था और पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था, ठीक है। हेल्प करेगा जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ, मैं सिर्फ व्यू के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप समझ जाए, ठीक है। इन 2025 व्हाट वाज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से पूछा गया है वैल्यू फॉर 2023 विच वाज प्रीवियसली 0.685। मतलब पूछा गया यहाँ पर देख सकते हैं कि 2025 में 2023 का मानव विकास सूचकांक कितना था, जो पहले 0.685 था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये कितना था? 0.689 था, याद रखेंगे, ठीक है। डिफरेंट कितना था? 4 का बस डिफरेंट था, याद में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पास एक्सप्लेन देख सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक HDI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। ये होना चाहिए आपको, UNDP द्वारा जारी किया जाता है, जो किसी देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के स्तर को मापता है। क्या मापता है? देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के स्तर को मापता है। भारत का HDI 2023 में पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा बढ़कर 0.689 हो गया, जो कि 4 बस बढ़ा है, जो कि विकास में हल्का सुधार दर्शाता है। कितना बढ़ा है? 4 बस बढ़ा है, 0.4 बस बढ़ा है, जो कि याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ बस आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इंग्लिश में आपको मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंग्लिश वाले आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी मार्केट कंट्रोल सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड फॉर व्हाट पर्पस। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली किस उद्देश्य के लिए लागू की गई थी? ये चीज़ें था आपके एग्जाम में। सेना के संरक्षण के लिए, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी, इसके लिए किया जाता था, ठीक है। देखिए एक्सप्लेन दे देता हूँ आपको। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी ताकि अनाज, कपड़े, घोड़े और अन्य सामान की कीमतें नियंत्रित रहे और उनकी सेवा, जो कि सेना को सस्ते में जरूरी सामान मिल सके। इससे सेना का खर्च कम हुआ, सैनिकों को नियमित आपूर्ति मिलती रही, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली में किस चीज़ की बात कही थी? तो सेना को कम, क्या बोलना चाहिए, सेना को खर्च कम हो उनका, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में आपको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लंबा हो जाएगा वीडियो, पढ़ सकते हैं। चलो, विच आर्टिकल प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर SCS एंड वुमेन इन पंचायत। कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करता है? ये चीज़ें मैं आपको एक बार निचोड़ बताऊंगा, अगले बार वीडियो आएगी आपके लिए पूरा निचोड़ रहेगा, एक बार देखोगे आपका पक्का सही हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करता है? देखिए अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 243D। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, हिंदी में बता देता हूँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243D पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटें के आरक्षण का प्रावधान करता है। यहाँ 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। ये देख सकते हैं आप इसमें इंग्लिश में, ठीक है। PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन कर रहोगे तभी मिलेगा, वैसे में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं 1 से 2 दिन बाद डालता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं अगला, नेम द मेंबर ऑफ द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन
कमीशन। राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों के नाम बताइए पूछा गया है। फजल अली हृदय नाथ कुंजरू, के एम पनिकर। ठीक है, फजल अली AHN कुंजरू और के एम पनिकर। ठीक है, ये था आपका। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में भारत के राज्यों की सीमाओं और संरचना का पुनर्निर्धारण करने के लिए किया गया था। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। किसके? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ। इसके अध्यक्ष फजल अली थे और अन्य सदस्य हृदयनाथ और कुंजरू तथा के एम पनिकर थे। क्लियर है यहाँ तक? इतना डिटेल में बताता हूँ आपको और फालतू चीज़ें बताता ही नहीं हूँ मैं। उसके बाद भी यार आप वीडियो को हाइप नहीं करते हो, ना लाइक करते हो, ये चीज़ें गलत है। ठीक है, आपके लिए पूरा हेल्प आपके लिए होता है, हमारे लिए कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके बाद भी अगला है दैट एग्रीमेंट वॉज साइनेड बिटवीन विच टू कंट्री। DAT समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, ये पूछा गया था। तो देख सकते हैं भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है, जो डैट है उसका डाटा एक्सेस एंड ट्रांसफर है, ये इसका फुल फॉर्म है। समझौता भारत और फ्रांस के बीच तकनीकी सहयोग और डेटा साझा करने के लिए हस्ताक्षर किया गया था। यह समझौता अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी में साझेदारी को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये देख सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में देता हूँ यार, वीडियो को हाइप किया करो, वीडियो व्यूज बहुत कम आते हैं आपके जरिए। अगला, इन DRDO MSLV रिफर टू व्हाट। DRDO में MSLV का अर्थ क्या है, ये पूछा गया है। मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ। MSLV यानी मीडियम स्केल लॉन्च व्हीकल। मीडियम स्केल लॉन्च व्हीकल देख सकते हैं यहाँ पास। एक्सप्लेन देख सकते हैं। MSLW का मतलब है मीडियम स्केल लॉन्च व्हीकल, जो DRDO द्वारा विकसित एक प्रकार का मिसाइल लॉन्च वाहन है जिसका उपयोग मध्यम दूरी की पेलोड क्षमता के लिए किया जाता है। समझ में आई बात? चलो, ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, MSLV स्टैंड फॉर मीडियम स्केल लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट बाय DRDO फॉर मीडियम रेंज पेलोड कैपेसिटी यूज इन मिसाइल एंड स्पेस एप्लीकेशन। क्लियर? देखिए, अगला प्रश्न है विच मिनिस्ट्री लॉन्चेड ऑपरेशन सिंदूर। पता होना चाहिए आपको ऑपरेशन सिंदूर किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, बताया गया। रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ऑपरेशन सिंधु जो कि है चालू किया गया। इसका मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऑपरेशन सिंधु भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा एक मानवीय और सैन्य अभ्यास उद्देश्य था, जिसका उद्देश्य संकट के समय भारतीय नागरिकों और मित्र देशों के नागरिकों की सुरक्षा करना था। ये इंग्लिश में देख सकते हैं आप। ठीक है, चलो क्वेश्चन है 8 विच विक्ट्री वॉज मूवेड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्क्रीट लिस्ट बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखिए, संविधान संशोधन से पक्का प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो डालूंगा, उसको पक्का देखना। मैं पक्का बता रहा हूँ, उसमें से 2 से 3 नंबर आपके पक्का कंफर्म होंगे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस विषय को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया पूछता है। ये 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है, 50 बार बता चुका हूँ मैं। ठीक है, आपको है ना। चलो, शिक्षा एजुकेशन में किया गया आपको, है ना। संवर्धित सूची में किसको लाया गया? शिक्षा को, एजुकेशन को लाया गया, आपको पता होना चाहिए। अच्छा शिफ्ट था, बढ़िया शिफ्ट था, लेकिन दिक्कत होगा आपको। 1976 के देख सकते हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। शिक्षा को समावर्ती सूची में डाला था, किससे हटा के? राज्य सूची से हटा करके। ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों पर शिक्षक कानून बना सकते हैं। ठीक है जी, ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश में नहीं बताऊंगा, क्यों? वीडियो लंबा हो जाएगी। देखिए, इन द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखिए 44वां आ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं जो बताऊंगा उसको अच्छे से कर लेना, आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। इन द 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 300A वॉज रिमूवेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 300A के तहत कौन सा मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया, ये पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, जब तक हाइप नहीं करोगे, मैं बता रहा हूँ, वीडियो नहीं डालूंगा यार। वीडियो बहुत कम जाती है, जो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूँ और एप्रोप्रिएट बताता हूँ। फालतू की बयाने करता ही नहीं मैं, कुछ नहीं बताता मैं। जो पूछा गया उसका आंसर दूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट दे देता हूँ, हो गया, आपके लिए हेल्प होगा। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 300A के तहत कौन सा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार है, सबको पता है इसका आंसर। ये आपको व्याख्या याद रखना चाहिए कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था, उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था और एक कानूनी अधिकार बना दिया था सिर्फ। ठीक है, अब यह अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अगला है द
सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इन लोकेटेड इन विच स्टेट? सुंदरबन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य का है? आज जिसका शिफ्ट था ना, ये सेकंड शिफ्ट वाला, उसके मजे हैं। बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं और हल्के लेवल पे पूछे गए हैं। तो देखिए, सुंदरबन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में स्थित है। सुंदरबन जैव मंडल पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। क्या है? मैंग्रोव वन है। यह बंगाल टाइगर और कई दुर्लभ प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है। ठीक है, चलो। विच चैनल सेपरेट द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? भाई देखिए क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या होगा? 10 डिग्री चैनल जो कि है ना, 10 डिग्री चैनल जो कि अलग करता है जी आपको। 10 डिग्री चैनल जो कि है निकोबार और लिटिल अंडमान द्वीप के बीच स्थित है और यह अंडमान तथा निकोबार समूह को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल याद रखेंगे, ठीक है। चलो, विच चैनल सेपरेट लक्षद्वीप फ्रॉम द मालदीव्स? लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? 9 डिग्री करता है। अंडमान निकोबार को 10 डिग्री करता है और लक्षद्वीप और मालदीव को 9 डिग्री करता है। ये आपको पता होना चाहिए। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप और मालदीव के मिनिकॉय द्वीप के बीच स्थित है और यह दोनों क्षेत्रों को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल, ठीक।